प्रकार से परिकल्पित किया गया। इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न समय पर परिकल्पनाएं की गई, क्या वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को प्रतिपादित कर सकती हैं। लेकिन ग्रहाणु परिकल्पना जो मानती है कि पृथ्वी ठोस ग्रहाणुओं के एकत्रित होने से बनी है, या निहारिका परिकल्पना जो वायव्य निहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति को मानती है, के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बिल्कुल भी प्रतिपादित नहीं कर सकते। तो क्या हम तीसरे सोर्स की तरफ बढ़ें, जिन्हें कहते हैं कि बाय नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा। प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो जिनका सीधा संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। नंबर 1 वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी उद्भेदन, एंड नंबर 2 अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप। ज्वालामुखी उद्भेदन देखिए, आप जानते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से मोल्टन स्टेट ऑफ रॉक्स यानी लावा बाहर आता है, जिसके आधार पर यह माना जाता था कि हो सकता है कि पृथ्वी के भीतर एक मैग्मा भंडार हो, जहाँ की चट्टानें लिक्विड अवस्था में हैं और वो इस क्रम में बाहर आती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये प्रतिपादित हुआ कि पृथ्वी की सतह पर जहाँ दुर्बल क्षेत्र है, वहाँ पर दाब मुक्ति के कारण उस क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वो अपने मेल्टिंग पॉइंट को लेती हैं, मेंटल की चट्टानें मेल्टिंग पॉइंट को लेती हैं और वो उद्भेदन के रूप में बाहर प्रकट होती हैं। तो ज्वालामुखी उद्भेदन ऐसी कोई विशेष जानकारी पृथ्वी के इंटीरियर के विषय में नहीं दे पाता। तो नेक्स्ट जो आता है वो है अर्थक्वेक्स, भूकंप। भूकंप आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का कंपन। इसके आधार पर भूकंप विज्ञान सीस्मोलॉजी डेवलप की गई। तो सीस्मोलॉजी क्या ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करती है कि जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीस्मोलॉजी के अंतर्गत सीस्मोग्राफिक नामक यंत्र भूकंपीय लहरों की तीव्रता का अध्ययन करता है। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ भूकंप की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस के लंबवत पृथ्वी की सतह पर जहाँ भूकंपीय लहरों का प्रभाव सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। भूकंपीय मूल से चारों ओर भूकंपीय लहरें दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल क्रम में प्रसारित होती हैं। तो इन भूकंपीय लहरों का सीस्मोग्राफ के द्वारा अध्ययन किया जाता है। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस जिस गति का अनुसरण करती हैं उस गति के सापेक्ष चट्टानों के घनत्व का आकलन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की गई। जब हम भूकंपीय लहरों की बात करते हैं तो उसे 3 श्रेणियों में कैटेगराइज करते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक लहरें, प्राथमिक तरंगें, जो कि सर्वाधिक वेगवती होती हैं। ये 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ठोस भाग से जाकर गुजरती हैं। ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, जिसमें कणों की गति लहर की दिशा में या तो आगे या पीछे की ओर होती है। दूसरी जो वेव्स होती हैं वो एस वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स। इन्हें प्रकाश तरंगों, लाइट वेव्स के समान माना जाता है, जिसमें कणों की गति लहर के समकोणिक स्थिति में होती है। इनकी गति 4.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इनकी विशेषता है कि ये तरल भाग में प्रवेश करने पर लुप्त हो जाती हैं। एंड नंबर 3 एल वेव्स यानी लॉन्ग वेव्स। ये पूरा चक्कर लगाकर पृथ्वी का एपिसेंटर पर पहुंचती हैं, लंबा समय लेती हैं, इसलिए इन्हें लॉन्ग वेव्स कहते हैं। स्थल और जल दोनों पर प्रभावशाली होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं और इनका विनाशकारी प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो देखिए, जब हम शुरू में प्राइमरी ट्रिमर्स होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी ट्रिमर्स होते हैं, फिर लॉन्ग ट्रिमर्स होते हैं। तो लॉन्ग ट्रिमर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्म्स को हम पी, एस और एल वेव्स के रूप में कैटेगराइज करते हैं। इन भूकंपीय लहरों के आधार पर ही लहर युग्म भी बनाए गए हैं, जैसे PG/SG लहर युग्म, P*S* लहर युग्म, PS लहर युग्म। तो विभिन्न समयों पर आए भूकंप के आधार पर इन वेव सेट्स जो थे उनका अध्ययन किया गया कि इसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जो PG/SG लहर युग्म है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में गति करता है, जिसमें PG 5.4 किलोमीटर पर सेकंड और SG 3.3 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलता है। ये गति जिन चट्टानों से होकर गुजरने पर प्राप्त हो सकती है वो ग्रेनाइट रॉक्स होती हैं। ग्रेनाइट रॉक्स जिनकी डेंसिटी 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर होती है। तो माना गया कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी पार्ट है वो ग्रेनिटिक रॉक्स से निर्मित है। मध्यवर्ती भाग P*S* लहर युग्म, जिसे कॉनार्ड ने टाइन के 1932 के भूकंप के आधार पर अध्ययन किया।
इसमें माना कि पी स्टार 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड और एस स्टार 3 to 4 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। माना गया कि ये जिन चट्टानों से होकर गुजर रहा है उनकी डेंसिटी 3 to 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। तो इस आधार पर इसे बेसॉल्ट निर्मित माना गया। विभिन्न इसमें मताक्य नहीं है। वेगनर और होम्स इसे एम्फीबोलाइट से निर्मित भी मानते हैं। और पृथ्वी का जो सबसे निचला पार्थ है स्तर है उसमें पी एस लहर युग्म गुजरता है। पी एस जिनकी गति सर्वाधिक होती है, पी 7.8 किलोमीटर पर सेकंड और एस 4.5 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलता है। तो माना गया कि ये भाग अत्यधिक घनत्व वाली चट्टानों का बना हुआ है। इसे ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट और इक्लोजाइट जैसी चट्टानों से निर्मित 2900 किलोमीटर की गहराई तक आंका गया भूकंप विज्ञान के आधार पर। तो भूकंपीय लहरों के विभिन्न अध्ययन के आधार पर ये माना गया कि यदि पृथ्वी का आंतरिक भाग एक होमोजीनस सॉलिड होता तो भूकंपीय लहरें पृथ्वी के केंद्र तक एक सीधे मार्ग का अनुसरण करती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो विभिन्न मार्गों का अनुसरण करती हैं। जैसे आप पी वेव्स को देख रहे हैं कि वे इस समय इस तरह अवतल फॉर्म में हैं। इसके बाद जब वो जैसे ही पृथ्वी के कोर में प्रवेश करती हैं एस वेव्स लुप्त हो जाती हैं। पी वेव्स जो हैं वो अपना मार्ग तनिक वक्र करती हैं। उसके पश्चात वो जब बाहर आती हैं तो फिर पहले जैसे फॉर्म में होती हैं। इसके अलावा पी और एस वेव्स का वो भाग जहाँ की प्रवेश नहीं कर पाती उन्हें शैडो जोन बोला जाता है। तो तात्पर्य ये है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग विभिन्न घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित है, जिसका प्रतिपादन भूकंपीय लहरों ने किया। पृथ्वी के विभिन्न भागों में वो विभिन्न गतियों के आधार पर उन्होंने मूव किया और उनकी गति के आधार पर वो किस प्रकार के घनत्व वाली चट्टानों से गुजरी होंगी का आकलन किया गया और उस आकलन के आधार पर माना गया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग मोटे रूप